आज का ये टॉपिक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है। आप में से कई ऐसे होंगे जो कि बैंक में काम करते होंगे, या फिर कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर वाले बैंक में काम करते होंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से बैंक कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उसका गुस्सा आप लोगों को भी झेलना पड़ा, क्योंकि आपके कई काम नहीं निपट पा रहे थे बैंक के चलते, या तो कुछ लोगों की सैलरी अटकी हुई थी बैंक के चलते। बार बार यही कहा जा रहा होगा आपके मालिकों की तरफ से कि अभी बैंक बंद है। तो कई ऐसी चीजें आपने देखी 2 दिन, जिस तरीके से बैंक कर्मियों का ये गुस्सा रहा। तो कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर बैंक कर्मियों ने हड़ताल क्यों की, बैंक कर्मी इतने नाराज क्यों रहे, क्या वजह है आखिर। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर इन बैंक कर्मियों के नाराज होने की बड़ी वजह क्या है। दरअसल बैंकों का निजीकरण होना। जी हाँ, प्राइवेटाइजेशन, जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने पर सरकार जो विचार कर रही है। दरअसल हाल ही में सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 पे विचार विमर्श करने के बारे में सोचा है। तो जैसा कि आज संसद का 16वां दिन है, हेमंत मिश्रा कह रहे हैं करेक्ट पॉइंट जरूर बताइएगा, क्यों बैंक का निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल हेमंत जी। तो देखिए कुछ पहलू ऐसे हैं इस कानून के जिसमें संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है। तो शीतकालीन सत्र का जैसा कि आज 16वां दिन है, और ये हो सकता है कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाए। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बैंकों का आखिर प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों सरकार को इतनी जरूरत पड़ रही है। पिछली कुछ सरकारें रही जो लोक लुभावने वादों के चलते या फिर वोट बटोरने के चलते कई ऐसे वादे करके गई। तो ये देखा गया कि कर्ज माफी करनी पड़ती थी, जो सारा बोझ होना पड़ता, जो सारा का सारा बोझ होता था वो बैंकों को झेलना पड़ता था। कर्ज माफी की जाती थी जिसके चलते बैंक की जो हालत थी वो बिगड़ने लगती थी। फिर सरकार को पूंजी डालनी पड़ती है, लेकिन पूंजी डालने के बावजूद बैंकों की जो हालत है उसमें पर्याप्त सुधार नहीं हो पाता है। ऐसी कई तरीके की योजनाएं लाई गई, कई तरीके की स्कीम जो कि सीधे तौर पर सरकार के ऐलान के बाद बैंकों को ही झेलनी पड़ी, जो सरकारी बैंक है। लेकिन पूंजी डालने के बावजूद सरकारी बैंक जो है उनकी हालत नहीं सुधरी। जिसके चलते अब सरकार की ओर से विचार किया गया कि जब इतनी हालत नहीं सुधर रही है तो बैंकों का निजीकरण करते हैं। निजीकरण मतलब कि बैंकों को बेचा जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं बैंक में, उनके लिए भी एक थोड़ी सी मुश्किल का ये वक्त होगा। पवन कुमार सूर्यवंशी पूछ रहे हैं संसद का भी निजीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए संसद का निजीकरण नहीं हो सकता पवन कुमार, क्योंकि संसद भी हम ही हमारे ही खर्च से चलती है। हम जो टैक्स भरते हैं, जितना भी पेमेंट होता है हमारे उसमें टैक्स जो कटते हैं, तो संसद का जो सत्र होता है वो हमारे ही पैसों से चलता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अ, अच्छा ओके सांसद का भी निजीकरण, अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं सांसद का निजीकरण। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। खैर इस पे बात कर लेते हैं कि बैंकों का आखिर निजीकरण क्यों हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर ये देखा जा रहा है कि सरकार को सिर्फ घाटा हो रहा है, सरकारी कर्मियों को घाटा हो रहा है, सरकारी बैंकों को घाटा हो रहा है। तो जिसके चलते अभी आपको ये बता देते हैं कि पिछले 3 साल में ही सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली जा चुकी है सरकार की ओर से, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई। अब सरकार की मंशा यहाँ पर साफ है कि अब वक्त हो चुका है कि अब हम ये बोझ नहीं उठा सकते। हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है कि हम एक तरफ अर्थव्यवस्था को भी ठीक करें भारत की, और दूसरी तरफ बैंकों का ये बोझ भी उठा सके। तो सरकार का अब ये फॉर्मूला साफ है। तो देखिए एक लंबी योजना पर सरकार काम कर रही है, जिसमें कि अभी हम आपको बता देते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके से 28 बैंकों में सिर्फ 12 बैंक ही बचे हैं। या तो उन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया है, या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो अभी और भी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने पर सरकार विचार कर रही है। तो जहां सरकारी बैंकों की गिनती पहले 28 थी, 28 से कम करके अब 12 पहुंचा दी गई है, और तेजी से सरकार अब इसे भी घटाना चाहती है। तो देखिए कई ऐसी समस्याएं आई, चाहे राशिकरण के बाद भी यहाँ पर देखा गया कि जब सरकार की तरफ से पूंजी डाली जाती थी इन सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए, तो निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मुकाबले में भी पिछड़ते हुए दिखाई दिए ये सरकारी बैंक। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अतेंद्र यादव। तो यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि आखिर क्यों होता है निजीकरण, बैंकों का क्यों किया जा रहा है फिलहाल। तो निजी क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं और विदेशी बैंक हैं, इनसे सरकारी बैंक पिछड़ चुके हैं।
चाहे वो हम डेबिट क्रेडिट के मोर्चे पर बात कर ले, पिछड़ चुके हैं, लेकिन कर्ज में डूबने के मामले में सरकारी बैंक कहीं आगे चल रहे हैं विदेशी बैंकों और निजी बैंकों के मुकाबले, तो ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में अब ये जो बोझ है अब तक सरकार को उठाना पड़ता था। कर्ज माफी के बड़े ऐलान आपने सुने होंगे, कर्ज माफ किया जा रहा है किसानों का और तमाम कर्मचारियों का कर्ज माफ करना है, ऐसे कई बड़े ऐलान होते रहते हैं समय समय पर। तो ऐसे में अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि अभी तक सरकार ने अपनी ये भी मंशा साफ कर दी है कि अभी वो और भी कई कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, क्योंकि अब इस पर विचार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जोर देना है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सुधारनी है। तो ऐसे में सरकार ये खर्च कहाँ से वहन करेगी? आप खुद सोचिए, ये खर्च देखिए, रोजगार की बात की जाती है, नौकरियां कम पड़ रही हैं तो नौकरियों को भी बढ़ाना है, और ऐसे कई पहलू हैं जिन पर सरकार को अभी ध्यान देने की जरूरत है। राजस्व वसूली समय पर हो नहीं पाई थी। आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान किस तरीके से पूरे देश को मार झेलनी पड़ी थी, तमाम देशों को मार झेलनी पड़ी थी, सिर्फ भारत ही नहीं रहा, तमाम जो विदेशों की बात कर ले वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात रहे कि बड़ी मार झेलनी पड़ी। तो इस वजह से जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो कमजोर होती चली गई। ऐसे में जो सरकारी बैंक हैं, जो अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ माने जाते हैं, वो भी कई सालों से कमजोर पड़ते देखे जा रहे हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, पिछले लगातार 20 सालों से हम देख पा रहे हैं कि 20 सालों से बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन मामला कहां अटक जाता है? पक्ष विपक्ष के तर्क को। जब पक्ष और विपक्ष का, आपने देखा होगा कि संसद में किस तरीके से जब पक्ष विपक्ष आपस में तर्क करते हैं तो या तो विपक्षी सदन से वॉकआउट कर जाते हैं या फिर पूरी बहस नहीं हो पाती, जबकि ये बहुत ही जरूरी रहा है। तो ऐसा सिर्फ बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही नहीं रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पिछले 20 सालों से इस पर चर्चा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद अब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण फैसला मौजूदा समय में लिया जा रहा है। तो एक बार फिर से बता देते हैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि सरकार पिछले कुछ सालों से एक लंबी योजना पर काम कर रही है। जो सरकारी बैंक थे कुल 28 थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है और अभी इन्हें और घटाया जा सकता है। या तो इन्हें किसी सरकारी बैंक में, अभी तक ये देखा जाता था कि देखिए बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कितना जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकार क्या करती थी, या तो किसी सरकारी बैंक की मत्थे मर देती थी, किसी बैंक को कमजोर होते अगर देखा जाता था, या फिर पूंजी उसमें डालती थी, लेकिन ये काफी नहीं हो पाता था क्योंकि सरकारी बैंक भी ये दोगुनी मार झेल रहे थे। तो ऐसे में इन्हीं सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अब किया जाएगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है सरकार की ओर से कि जब इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो हो सकता है हालात जो है सुधरे। पवन कुमार सूर्यवंशी कहना चाह रहे हैं, मैडम जी पुलिस का भी निजीकरण होना चाहिए क्योंकि लॉकअप में बंद व्यक्ति का पौष्टिक आहार भत्ता दिन का 100 रुपए दिया जाता है और दरोगा सिपाहियों को 50 रुपए दिन का दिया जाता है। अब की आज के टाइम में 20 रुपए पानी की बोतल आती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। हर एक सेक्टर में आप देख पा रहे होंगे। तो वजह यही है, साफ है, आप लंबे समय से देख रहे होंगे। हेमंत मिश्रा का कहना है कि स्वयं बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। अच्छा, ओके, पास आप ये पढ़ना मुश्किल नहीं है। देखिए आपने काफी लंबी बात लिखी है तो मैं इसको इत्मीनान से पढ़ना चाहूंगी। हेमंत मिश्रा जी, बिल्कुल आपकी बात को पढ़ूंगी और बिल्कुल जो भी आपने लिखा है इसको समय निकाल के मैं बिल्कुल अभी कुछ ही देर में पढ़ूंगी, क्योंकि आप सभी का ओपिनियन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए सरकारी कंपनियों को बेचने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। सरकार यहां तक कह चुकी है कि जितने भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं रणनीतिक रूप से जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनकी रणनीति देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो उनको, उन कंपनियों को भी सरकार अपने पास रखने पर अब जोर नहीं दे रही है। उन पर भी यही जोर दिया जा रहा है कि उनका निजीकरण किया जाए। ज्यादा से ज्यादा आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन पर बेचने पर विचार कर रही है सरकार। तो देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आपने सुना होगा यस बैंक का कितना तेजी से मामला उठा था, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, आपने कई ऐसे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कई ऐसे मामले सुने होंगे जो कि पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुके थे, मुश्किल हो पा रहा था इन कर्ज से निकल पाना। तो ऐसे में इन बैंकों की जब गड़बड़ियां सामने आई तो सरकार ने ये विचार किया कि आगे आकर सरकार को ही बचाना है,
इन बैंकों की जिम्मेदारी संभालनी है। तो ऐसे में देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किसी ना किसी सरकारी बैंक के या तो मत्थे मर दिया जाता है, और या तो सरकार के पास इतना धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है कि इन बैंकों में पूंजी समय पर डाल सके और इन बैंकों की जो हालत है उसको सुधारा जा सके। तो यही बड़ी वजह है कि बैंकों का निजीकरण हो रहा है। अभी देखिए, कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। आपके जानने वाले, आपके सगे संबंधी, या फिर आप खुद जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, ये सोच रहे होंगे कि बैंकों का निजीकरण होगा तो वीआरएस लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उनके वीआरएस पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि वीआरएस यूं ही नहीं थमाया जाएगा, और आगे भी अवसर होंगे इन बैंक कर्मचारियों के लिए। तो बिल्कुल हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी निजी बैंक हैं वहां पर बेहतर तरीके से काम होता है। जो निजी बैंक के मालिक हैं वो अ, अपने अलावा बैंक के लिए भी सोचते हैं। लेकिन वहीं सरकारी बैंक पिछड़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी स्कीम है, जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, या फिर बड़े जो भी लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, भले ही वो वोट बैंक बटोरने के लिए किए जाते हैं या फिर जो सरकार की मंशा रहे वो साफ रहे, लेकिन जो दबाव होता है, जो बोझ होता है, वो सरकारी बैंकों को ही झेलना पड़ता है। तो वजह यही है कि इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो निजीकरण को लेकर आज इतनी ही चर्चा थी मेरे पास।